हाँ सर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रजापति, मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ अहमदाबाद में। मेरा हॉस्पिटल है बोपल आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर। मैं आज जोधपुर में हूँ, सेंट पॉल स्कूल के पास में जो एंडोक्राइन लेबोरेटरी है, वहाँ पर हर महीने में मैं एक दिन विज़िट करता हूँ। अभी आज हमारा मिलने का तात्पर्य इसलिए है कि कोरोना के बाद यंग पेशेंट्स में हिप में मतलब खुले के जॉइंट में जो एवीएन के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसमें कोरोना के समय पे जो अनफॉर्चुनेटली स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट देनी पड़ी है, उसकी वजह से यंग पेशेंट्स में गोले के अंदर जो ब्लड पहुंचता है वो ब्लड पहुंचना बंद हो गया और उसकी वजह से गोला ख़राब हो जाता है। उसका अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से यंग पेशेंट्स में एवीएन होने की वजह से उनको हिप रिप्लेसमेंट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि यंग पेशेंट्स में या ओल्ड पेशेंट्स में जिनको एवीएन होता है, तो एवीएन में हिप रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जाए या उसको कैसे डिले किया जाए। अगर एवीएन को समय रहते डायग्नोस किया जाता है तो उसको हम हमारी नई टेक्निक से बचा सकते हैं, पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट से भी बचा सकते हैं। उसमें हम जो गोले का आउटर लेयर होता है उसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और जो अंदर का जो ख़राब पार्ट है हड्डी का उसको हम 8 मिलीमीटर होल करके क्लीन करके उसको निकाल देते हैं। वहाँ पर जो न्यू बॉन फॉर्मेशन के जो सेल्स रहते हैं वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में सिंथेटिक बोन को हम इंट्रोड्यूस करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद इस प्रोसीजर के तुरंत बाद पेशेंट चल सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कुछ महीने फिजियोथेरापी करना पड़ता है और पेशेंट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ ऑपरेशन से या फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट से बच सकता है। सर्जरी का नहीं, सर्जरी का तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद कम से कम महीने से 1.5 महीने तक हम फिजियोथेरापी करने का रिकमेंडेशन देते हैं कि जिससे कि हिप के सराउंडिंग के मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे और हिप पे स्ट्रेस कम आए। और जनरली जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनका जो एक्टिविटी डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। जिस रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए अगर नेचुरल हिप रहेगा तो पेशेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपना लाइफ जी पाता है। हम बात इकोनॉमिक करें तो कितना खर्चा आ जाता है इसमें? तकरीबन अगर एक जनरली क्या होता है, एवीएन होता है दोनों साइड होता है, और अगर अर्ली ग्रेड में हम पकड़ ले तो एक साइड अगर हम ट्रीट कर दे तो दूसरी साइड का प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और उसको दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। तो जो एक साइड का हिप का जो ये प्रोसीजर रहेगा वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है पेशेंट। उसमें कहीं आयुर्वेदिक में इसका इलाज संभव? आयुर्वेदिक में ग्रेड 1 में अगर हम सही समय पे चालू कर दे तो आयुर्वेदिक से भी काफ़ी 60-70% केसेस में इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। जो इस तरह के पेशेंट हैं, मरीज हैं राजस्थान के एरिया में, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या संदेश क्या देना चाहिए? संदेश ये है कि इसको जितना जल्दी आप पकड़ लोगे जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा उतना ही रिज़ल्ट अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 पॉइंट आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी स्टेरॉइड दिया है जीवन में, जैसे चर्म रोग होता है या कई कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें स्टेरॉइड ही ट्रीटमेंट होता है। तो या तो आपने स्टेरॉइड लिया है कभी, या आप बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं ज़्यादा, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ों के साथ में अगर आपको इनिशियल सिम्टम होते हैं कमर का दर्द, कि कमर के अराउंड दर्द स्टार्ट होता है, तो अगर आपको कमर दर्द चालू हुआ है तो उसको लाइटली ना लें। कमर दर्द हो रहा है या फिर आप बोल रहे हो कि मुझे तो साइटिका है, ऐसा मत सोचिए, तुरंत एमआरआई कराइए। अगर आपको कमर या कमर के अराउंड दर्द हो रहा है और साथ में आप दारू भी पीते हो, आप स्मोकिंग भी करते हो, आपको कभी स्टेरॉइड का भी ट्रीटमेंट आपने लिया है, कोरोना हुआ है, तो इसको लाइटली ना लें, तुरंत एमआरआई कराएं, क्योंकि एमआरआई में ही ये पकड़ा जाएगा, एक्सरे में नहीं पकड़ा जाएगा। एक्सरे आपका एकदम नॉर्मल आएगा। एमआरआई में अगर अपन जल्दी इसको पकड़ लेंगे, सही समय पे ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो आप आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बात करें कि मार्केट में और भी बहुत से लोग हैं जिस तरह का इलाज कर रहे हैं, जी, आपके पास ये पेशेंट क्यों आए, क्या कहा? देखिए, इसका हम जो है, हम ऐसे गारंटी वाला वर्ड मेडिकल फील्ड में होता नहीं है,
लेकिन हमारे आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% से ज़्यादा सक्सेस रेशियो है इस ट्रीटमेंट का, जो अभी तक किसी और ट्रीटमेंट का नहीं है। आपका परिचय? जी, मैं डॉक्टर रवि प्रजापति, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। मेरे अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रैक्टिस अहमदाबाद में करता हूँ और अहमदाबाद के बोपल एरिया में मेरा हॉस्पिटल है, बोपल आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर करके। जोधपुर में मैं हर महीने के तीसरे सैटरडे सेंट पॉल स्कूल के बाजू में एंडोक्राइन लेबोरेटरी में सेवा देता हूँ ओपीडी की। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खुशवीर सिंह बाटी है। मैं एंडोक्राइन लेबोरेटरी जोधपुर ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। एंडोक्राइन लेबोरेटरी की स्थापना श्री अश्विन पटेल ने 1991 में की थी। अश्विन पटेल ने ही इंडिया में पहली बार एलर्जी टेस्ट ब्लड के थ्रू इन्वेंट किया था। उससे पहले स्किन प्रिक के थ्रू एलर्जी टेस्ट किया जाता था। अभी तक हमारी लेबोरेटरी ने 8,40,000 के करीबन एलर्जी टेस्ट किए हैं और अब हम एलर्जी टेस्ट में एक नई तकनीक लाए हैं, CRD। उससे हम पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आज तक होता था कि हमको एप्पल से एलर्जी है, पर इस तकनीक से हम पता कर सकते हैं कि अगर एप्पल छील के खाई जाए बिना छिलके से तो उससे एलर्जी है या नहीं है। धन्यवाद। जो पेशेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका, क्या कहेगा? मैं पेशेंट से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप साल में एक बार संपूर्ण जांच अवश्य कराएं अपने निकट में जो भी लेबोरेटरी है, जो भी हॉस्पिटल है। कई बार क्या होता है कि हमें काफ़ी देर से पता चलता है बीमारी के बारे में कि मैं तो फिट हूँ, एकदम से कैसे हो गया। एकदम से कभी कोई बीमारी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, पर हम उसका काफ़ी देर बाद जाँच करवाते हैं। तो साल में कम से कम एक बार संपूर्ण शरीर की अगर हम जाँच कराएँ तो कई तरीके की बीमारियों से अपन समय रहते इलाज लेके बच सकते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की जांच है, लिक्विड प्रोफाइल है या कोई और हो, तो क्या आप क्या सलाह देते हैं, किस तरह की जांच करवानी चाहिए? आजकल हर लैब वाले एक होल बॉडी प्रोफाइल निकालते हैं। उसके अंदर लिपिड प्रोफाइल, LFT, RFT, CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐसे संपूर्ण जांच होती है। उससे अपने लगभग हर ऑर्गन के बारे में पता चल जाता है। इस जांच की बात करें तो इसमें कितना व्यय आता है, कितना खर्च आता है? 2,000 से लेकर 15,000 तक की जांचें होती है संपूर्ण बॉडी की। विश्वसनीयता की बात करें तो वो कितनी खरी रहती है, जांचें कितनी सही होती है? लगभग आप 99% मान सकते हैं। 1% हम उसको मशीन की गलती मान सकते हैं कभी कभार, क्योंकि मशीन है, एरर आता रहता है। फिर भी जब नॉर्मल वैल्यू नहीं आती है, कुछ हमें लगता है हमारे पैथोलॉजिस्ट को, तो हम उसको रीचेक करवाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 100% उसकी विश्वसनीयता रहती है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर खुशवीर सिंह बाटी है।